न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री ने आज बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 4 चुनावी रैलियों को संबोधित किया, जिसमें से उन्होंने छपरा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए लोगों से कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने वाली है। एनडीए के लिए आप लोगों का जो प्यार है वो कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दल पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी और राहुल की सरकार तो डबल इंजन वाली सरकार है और दूसरी तरफ डबल युवराज हैं, जिसमें से एक जंगल राज के युवराज हैं। प्रधानमंत्री ने पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए कहा कि पड़ोसी देश ने पुलवामा हमले की सच्चाई को स्वीकारा है। इस सच्चाई ने उन लोगों के चेहरे से नकाब हटा दिए हैं जो हमले के बाद अफवाह फैला रहे थे। देश में हर तरफ विकास हो रहा है, मगर आप लोगों को उन लोगों से सावधान रहना है जो राजनीतिक स्वार्थ के लिए दहशत फैलाने से भी बाज नहीं आते हैं। ये लोग देश के वीर जवानों के बलिदान में अपना राजनीतिक फायदा ढूंढते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी कर रहे हैं। देवरिया और जौनपुर में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए इस कानून का न सिर्फ ऐलान किया बल्कि सख्त प्रावधानों को लागू करने के लिए भी जोर शोर से कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि लव जिहाद करने वाले अगर नहीं सुधरे तो अब राम नाम सत्य की यात्रा निकलने वाली है। हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का काम करेंगे, इसके लिए प्रभावी कानून बनाए जाएंगे। लव जिहाद करने वालों को मेरी चेतावनी है, अगर वो नहीं सुधरेंगे तो उनकी राम नाम सत्य की यात्रा निकलेगी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के शादी के लिए धन परिवर्तन अवैध है वाले फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि न्यायालय के आदेश का भी पालन होगा और बहन बेटियों का भी सम्मान होगा। अब लव जिहाद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए ऑपरेशन शक्ति पूरी तरह से तैयार है। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट आ रही है, जिसको देखते हुए सरकार ने भारत में आज यानी 1 नवंबर को अनलॉक 6.0 जारी कर दिया है। अनलॉक 6.0 के तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर गतिविधियां बढ़ जाएंगी। 1 नवंबर से राजधानी दिल्ली में बसें अपनी पूरी क्षमता से चलेंगी, तो वहीं पश्चिम रेलवे मुंबई में भारतीय रेल ट्रेनों का संचालन शुरू कर देगी। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो दुधवा टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए आज से खोल दिया जाएगा, जिसमें असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी का मंदिर एक बार फिर से श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। वैष्णो देवी के मंदिर की यात्रा में 15,000 श्रद्धालुओं को प्रतिदिन अनुमति दी जाएगी। गोवा की बात करें तो वो अपने कैसीनोस को आज से खोल देगा। कोरोना वैक्सीन को लेकर एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। कोरोना वैक्सीन आने वाले 3 महीनों में नागरिकों के लिए उपलब्ध हो सकती है। इसके लिए सूची भी तैयार की जा रही है, मगर इसमें निजी डॉक्टरों को शामिल नहीं किया गया है, जिस वजह से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को एक पत्र लिखकर निजी डॉक्टरों को पहले चरण में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। महाराष्ट्र के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष अवनीत बोंडे ने कहा कि राज्य स्वास्थ्य विभाग के सचिव के लिए सभी जिलाधिकारियों, महानगर पालिका आयुक्त और विभागीय आयुक्त को 23 अक्टूबर को पत्र जारी किया गया, जिसमें निजी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराए जाने की मांग की गई है। भारतीय रेल अब यात्रियों की सुविधा के लिए अपनी सेवाओं को बहाल कर रहा है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को ऐलान करते हुए कहा कि रेलवे मुंबई में नवंबर से रोजाना 610 और विशेष उपनगरीय सेवाओं वाली ट्रेनों को चलाएगा। रेल मंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे का इन ट्रेनों को चलाने का मकसद कोरोना काल में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के साथ साथ यात्रियों की सुविधा बढ़ाना है। इन सुविधाओं की संख्या को बढ़ाकर 2020 तक किया जाएगा। इसमें से 314 को मध्य रेलवे नेटवर्क पर चलाया जाएगा, जबकि 296 ट्रेनों को पश्चिम रेलवे पर। भारतीय रेल मुंबई के लिए 1410 ट्रेन सेवाओं को शुरू कर रहा है। इसमें से 706 ट्रेनें सेंट्रल लाइन पर, जबकि 704 पश्चिम लाइन पर हैं। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव की स्थिति पर विदेश मंत्री ने शनिवार को एक बार फिर से चीन को चेतावनी दी है। विदेश मंत्री ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक तरफा बदलाव किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत और चीन के बीच काफी लंबे समय से संबंध स्थिर बने रहे, क्योंकि दोनों ही देशों ने परिस्थितियों का समझदारी से सामना किया है।
लेकिन जहां तक LAC की बात है, परिस्थितियों को बदलने के लिए एक तरफा प्रयास माना नहीं जाएगा। आपको बता दें कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 5 महीने से तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिससे दोनों देशों के संबंध में दरार आई है और तनाव के खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। दोनों ही देश राजनीतिक तौर पर तनाव को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चीन ने हाल ही में अपने लद्दाख की सीमा पर तैनात सैनिकों को आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए हैं। पूंछ जिले के मनकोट सेक्टर में पाकिस्तानी सैनिकों ने LOC के पास आग लगाई, जो अब भारतीय सीमा में फैल चुकी है। इस आग से बारूद की सुरंगों में विस्फोट हो रहा है। भारतीय सैनिकों द्वारा आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के लिए ये बारूद की सुरंगें बिछाई गई थीं, मगर पाकिस्तान की नापाक हरकत से आतंकियों के लिए रास्ता साफ हो गया है, जो पाकिस्तान की इस हरकत को करने का मकसद था। धमाकों की आवाज से पूरा क्षेत्र गूंज रहा है। सेना के जवान इस आग पर काबू पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आग फैलाने के साथ साथ पाकिस्तानी सैनिकों ने राजौरी और कठुआ जिले में गोलाबारी भी की, जिसका BSF के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले चुनाव के मद्देनजर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार रिपब्लिकन पार्टी भारी मत से जीतेगी। ट्रंप ने कहा कि इस बार की जीत का मार्जिन पिछले चुनाव के मुकाबले बहुत बड़ा होने वाला है। उन्होंने राष्ट्रपति पद के दूसरे प्रत्याशी जो बिडेन पर निशाना साधते हुए कहा कि वो अमेरिका के लिए उपयुक्त नहीं हैं, वो राष्ट्रपति पद के लिए सक्षम नहीं है। साथ ही ट्रंप ने बिडेन पर भ्रष्ट और सुस्त होने का आरोप भी लगाया। ट्रंप ने अपनी सरकार द्वारा किए गए विकास के कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि हमने पिछले 4 वर्षों में मानव इतिहास में सबसे मजबूत और सुरक्षित सरकार बनाई है और अमेरिका की सेना दुनिया में सबसे शक्तिशाली सेना है। तुर्की के एजियन सागर में शुक्रवार को आए जबरदस्त भूकंप की वजह से तुर्की से ग्रीस तक भारी नुकसान हुआ है। रिक्टर स्केल के अनुसार भूकंप की तीव्रता 7.0 थी, जिस वजह से समोस द्वीप समुद्र में ऊंची लहरें उठी और कई इलाके क्षतिग्रस्त हो गए। टर्की में भूकंप से मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। टर्की में अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक 880 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। रविवार सुबह यानी आज आए आंकड़ों के अनुसार 42 लोगों की मौत हो गई है और कई क्षेत्रों में बचाव का कार्य चल रहा है। कल का IPL का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। कल के मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पहली इनिंग में बल्लेबाजी करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बेहतरीन बल्लेबाज जोश फिलिप ने 32 रन बनाए। फिलिप के अलावा RCB का कोई भी बल्लेबाज 30 से ज्यादा रन नहीं बना पाया। SRH के गेंदबाजों द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन के बाद RCB की टीम ने 17 ओवर में बड़ी मुश्किलों से अपना शतक पूरा किया और SRH को 120 रनों का लक्ष्य दिया, जिसे सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों ने 14.1 ओवर में ही पूरा कर मैच अपने नाम कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट AP24 न्यूज़ लखनऊ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।